एवरीवन, वेलकम टू अद्विश क्लासेस। मैं हूं शिप्रा बघेल और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये इसका पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेक कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। आनुवांशिकता, जिसे हम हेरिडिटी भी बोलते हैं, वास्तविक निर्धारक जो डिसाइड करते हैं तो वो होते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या कोश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गुणसूत्र। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं वो टोटल 46 होते हैं। कितने? 46। और अगर बात की जाए गुणसूत्रों की तो ये मेल में भी 23 पाए जाते हैं और फीमेल में भी 23। इस तरह टोटल हो गए हमारे पास 46। ठीक है, इनसे क्या डिसाइड होता है कि ये माता पिता से बालकों में आते हैं, तो बालकों में वैसी ही बुद्धि, उनका रंग रूप, व्यवहार, वैसे ही विचार आते हैं जैसे कि उनके माता पिता में होते हैं। तो आनुवांशिकता वही कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है गुणसूत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आत्मगौरव, अधिकार, ईर्ष्या या दंड। देखिए, संवेग जो वर्ड है इसका मतलब होता है इमोशंस इंग्लिश में। और संवेग वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए उसे उत्तेजित करते हैं, यानी कि उसे फोर्स करते हैं एक तरीके से। तो अब इंसानों में क्रोध संवेग भी पाया जाता है। अब टोटल जो हमारे संवेग बताए थे वो वुडवर्थ ने बताए थे। किसने? वुडवर्थ ने। और वुडवर्थ ने जो हमें संवेग बताए हैं वो टोटल उनकी जो संख्या है वो 14 है। कितनी? 14। तो इस तरीके से टोटल 14 संख्या है। और इन संवेगों में जो इसका राइट आंसर है वो है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है क्रोध करना। क्रोध करने की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है जिसमें युद्ध करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो प्रवृत्ति जिसे हम मूल प्रवृत्तियाँ भी कहते हैं। तो अगर संवेगों की बात की जाए तो ये भी 14 होते हैं और मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा युयुत्सा, यानी कि युद्ध करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा बालिकाएं पिता की तरफ ज़्यादा श्रद्धा रखती हैं अपनी माता की बजाय। तो ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रा, ऑडिपस, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रा, क्योंकि ये जो बताया था कॉन्सेप्ट, ये बताया था फ्राइड ने। और उनके अनुसार बालिकाओं में जो पिता के प्रति श्रद्धा का भाव पाया जाता है वो इलेक्ट्रा के द्वारा पाया जाता है। ये इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बालक होते हैं वो अपनी माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो उसमें जो उनमें जो ग्रंथि पाई जाती है वो ऑडिपस या एडिपस कहते हैं, वो ग्रंथि पाई जाती है। तो इसके द्वारा तो बालक अपनी माता के प्रति रुझान रखते हैं और इलेक्ट्रा जो है वो बालिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत मतलब वही बच्चा वास्तविकता से दूर होता है और अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहता है, वो दिन में सपने देखना, उस तरीके से। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वो ज़्यादातर इमेजिनरी वर्ल्ड में कब रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका शैशवावस्था और किशोरावस्था। क्योंकि शैशवावस्था में भी बालक के अंदर बहुत सारी विचार ऐसे आते हैं कि तब उसे वास्तविकता का बिल्कुल पता नहीं होता। वो अपने सामने जिस वस्तु को देखता है वो उसे सजीव समझने लगता है, किसी भी वस्तु को। और रही बात किशोरावस्था की, तो उसमें बालक के मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे नए विचार आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, संघर्ष और तूफान की अवस्था। तो किशोरावस्था जो होती है उसमें बालक बहुत ज़्यादा कल्पना जगत में कि मैं बड़े होकर ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत
और धीमी प्रक्रिया है। सतत जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, ना रुकने वाली, ठीक है। तो कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। तो ये जो डेफिनेशन है ये हरलॉक के द्वारा है। हरलॉक ने कहा था कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो रुकती नहीं है और धीमे धीमे होती रहती है। विकास जीवन के अंत तक चलता है, कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। चिंतित मतलब चिंता में, कुंठित हमेशा कुंठा से भरा हुआ। तो ऑप्शंस हैं, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। अब देखिए, उसके भाग्य पर तो नहीं छोड़ेंगे, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। मनोचिकित्सक के पास ले जाना तो फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता, और हम जाकर अभिभावक से शिकायत मतलब पूरा अभिभावक पर ही छोड़ देंगे, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह किया जाएगा, कि हम पहले खुद देखेंगे, बच्चे को परामर्श देंगे कि उसे क्या चिंता है, उसकी चिंता का कारण क्या है, और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मतलब उनका कहना ये है कि जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे हैं वो किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका जिम्मेदार क्या है? ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी कि पलट ना सके, या उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक बच्चे की, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है उसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष की, जो कि पियाजे ने निर्धारित की है, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा कुछ भी याद रखने में असमर्थ इसलिए होता है क्योंकि विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, जिसको हम पलटावी भी बोलते हैं, विलोम्यता बोलते हैं ना, रिवर्सिबिलिटी नहीं हो पाती। एक बालक में विचार उस क्रम में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए बालक याद नहीं रख पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध के गोचर की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी। यानी कि अनुबंध का कॉन्सेप्ट कौन लाया है साइकोलॉजी में? कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक या पावलोव। देखिए अनुबंध, जिसे हम बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको सबसे पहले जो लाए हैं इसका श्रेय जाता है पावलोव को। तो पावलोव को इसलिए हम अनुबंध का जनक भी बोलते हैं। अनुबंध इनके द्वारा ये था कि इन्होंने दिया था एसआर बॉन्ड, यानी कि स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई उद्दीपक होगा तो उस उद्दीपक के प्रति उस प्रकार की अनुक्रिया होगी। तो जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध पाया जाता है, जो बॉन्ड पाया जाता है, इसके बारे में बताया था पावलोव ने। तो इन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें अनुबंध का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका एक सिद्धांत भी है जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो इनमें से कौन सा उत्तेजक है? तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि राजेश जो बच्चा है वो जब जाता है स्कूल अपने, तो उसे अचानक से भाग के लंबे सवाल मिलते हैं जो वो नहीं कर पाता क्योंकि वो 1 महीने नहीं गया था। अब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो कि हमने एसआर बॉन्ड पढ़ा था अभी, जो कि पावलोव ने दिया है, तो उनके अनुसार एक ऐसा उत्तेजक है, स्वाभाविक उत्तेजक, जो नेचुरली आ जाता है। तो क्या है? ऑप्शन है आपके पास, असफलता को लेकर चिंता, उसे अपनी असफलता को लेकर चिंता है, वो इसलिए नहीं कर पाता, या फिर असफलता या भग्नाशा होता है उसे, लंबे भाग के सवाल या लंबे भाग के सवाल को लेकर चिंता। तो देखिए उसे जो राइट आंसर होगा इस जगह होगा असफलता या भग्नाशा होता है। क्यों? क्योंकि वो जितनी बार भी उसने वो लंबे भाग के सवाल करने की कोशिश की, उसे हर बार असफलता मिली।
तो हर बार असफलता मिलने से उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि वो कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो बार बार चिंतित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा असफलता। मतलब जैसे ही वो लंबे सवाल करने के लिए बैठेगा, वैसे ही खुद ही नेचुरली वो दीपक उसके सामने आएगा और उसे जब भी वो उसे देखेगा तो उसकी वही प्रतिक्रिया आती है, वो असफल हो गया। तो उसका ये नेचुरल है कि अब वो मैथ से डरने लगा है और उसे वो सवाल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसे बार बार असफल होने का डर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या फिर हल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हल ने। अधिगम का जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत है वो हल के द्वारा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है, गेस्टॉल्टवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टॉल्टवाद जो वर्ड है ये गेस्टॉल्ट वर्ड से बना है, जिसका ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है होलसमनेस। तो इसे हम संपूर्णतावाद या समग्रतावाद भी बोलते हैं। तो इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं, ऑप्शंस हैं आपके सामने, स्किनर, वर्दाइमर, बिनी या स्पेनोविच। तो इसका राइट आंसर होगा वर्दाइमर, जिसे वर्देमर पूरा नाम है मैक्स वर्देमर। तो मैक्स वर्देमर को कहा जाता है, ये इसके प्रवर्तक हैं या फिर आप जन्मदाता कह लीजिए। ठीक है। तो ये है गेस्टॉल्टवाद। क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत ही धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो देखिए, तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, पहला ऑप्शन है, ये तो सही नहीं है क्योंकि वही सबका साथ सबका विकास। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, हमें सब पर ध्यान देना है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं क्लास से हम पीछा छुड़ा लेंगे, हमें ध्यान तो देना होगा। तो राइट आंसर जो है वो बनता है कि तेज़ गति से जो सीखने वाले बच्चे हैं वो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की भी सहायता करेंगे और उन्हें भी सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, उद्दीपन और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मध्य जो संबंध स्थापना का कार्य है, यानी कि उनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो पुनर्बलन नहीं करता है। संबंध स्थापना का कार्य उद्दीपक व उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के मध्य समीपता करती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्बलन नहीं करता, समीपता करती है, और यह किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, गुथरी, गैने, बंडूरा या लेविन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुथरी। गुथरी के अकॉर्डिंग जो समीपता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक बॉन्ड का निर्माण करती है, एक अनुबंध, एक संबंध की स्थापना करती है। ठीक है। गुथरी के सिद्धांत को हम समीप्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं। किसका? समीप्यता का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रश्नों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। तो अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, ये किस वक्र के अनुसार होती है? ठीक है। तो पहला दे रखा है उन्नोधर, फिर नतोधर, रेखीय त्वरण वक्र या अधिगम का पठार। अगर हम बात करें उन्नोधर की, तो देखिए जो उन्नोधर वक्र होता है ना, वो कैसे होता है कि उसमें सबसे पहले जो गति है वो मंद से तीव्र होती जाती है, यानी कि वो पहले मंद है और फिर तीव्र होती जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम उन्नोधर वक्र। ठीक है। अगर बात करें नतोधर वक्र की, जिसे हम ऋणात्मक भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो गति है प्रारंभ में तो तीव्र होती है, प्रारंभ में बिल्कुल तीव्र होगी, लेकिन बाद में वो आपकी धीमी होती जाएगी। और रेखीय त्वरण वक्र जो होता है, जिसे हम सरल रेखीय अधिगम वक्र भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी जैसे आपका वक्र है तो उसमें जो आपकी गति है वो समान रूप से बढ़ती जाती है। किस रूप से? समान रूप से। और अधिगम का पठार वो कहलाता है जिसमें आपकी गति ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब समान रूप से रहती है। ना तो बच्चे का विकास हो रहा है, ना कुछ उसे एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है, ना वो ज्ञान प्राप्त कर पा रहा है, और ना पुरानी बातें वो भूल रहा है, मतलब एक तरह से रुक गया है। ठीक है।
तो इस हिसाब से ये बोल रहा है कि समान रूप से वृद्धि होती है, तो समान रूप से वृद्धि हो रही है आपकी रेखीय त्वरण वक्र में, तो आपका राइट आंसर होगा रेखीय त्वरण वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तो इसके ऑप्शंस हैं हॉल, जिन्हें हम स्टैनली हॉल भी कहते हैं, गैने, वॉटसन या हल। तो इसका राइट आंसर है हल। तो व्यवस्थित व्यवहार का जो सिद्धांत है वो दिया गया है हल के द्वारा, ठीक है। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।